नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स में आने वाले MCQs को कवर करूँगा। अब इसमें ख़ास बात यह है कि इसके जो MCQs के जो ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से आपने करेक्ट सेलेक्ट करना होता है तो वो भी मैं कवर करूँगा और हर एक से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो मैं उसको भी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो देखें, ये जो MCQs होते हैं हमारे, अब ये क्वेश्चन है और ये कब आया था, ये PMS 2016 में आया है। तो अब देखें टेलीपैथी है और इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑप्शंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं। तो हर एक ऑप्शन को हम अल्टरनेटिव बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के कितने अल्टरनेटिव्स हैं? 4 अल्टरनेटिव्स हैं। तो क्वेश्चन के जो मल्टीपल दिए होते हैं जिनमें से आपने सेलेक्ट करना होता है तो उनको अल्टरनेटिव्स कहा जाता है। अब देखें सबसे पहले हमारा टेलीपैथी। तो जो वोकैबुलरी होती है उसको सबसे बेस्ट तरीका जो होता है याद करने का वो ये होता है कि हमें उसका रूट पता होना चाहिए कि वो लफ्ज़ कैसे निकला और कहाँ से आया है और उससे हम मिलकर और कौन से लफ्ज़ बना सकते हैं। अब जैसे आप देखें यहाँ पर तो ये 2 लफ्ज़ है, एक टेली और दूसरा पैथी। अब ये जो टेली है इसका मतलब होता है कि ये जहाँ पर भी आपको नज़र आएगा इसका मतलब होता है फार अवे। फार अवे का मतलब होता है जी दूर। तो टेली जहाँ पर भी आपको नज़र आए इसका मतलब है उसमें दूर से रिलेटेड कोई बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं जी टेलीविज़न, टेलीस्कोप, टेलीग्राफ। तो होता क्या है, टेलीग्राफ में हम दूर लिखी हुई कोई चीज़ भेज रहे होते हैं। अब ग्राफ भी एक हमारा रूट वर्ड है, तो जैसे कैलीग्राफी होता है, इसी तरह और वर्ड्स भी हैं जो कि इससे मिलकर बनते हैं। तो टेली जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब होता है कि इसमें दूर से रिलेटेड कोई बात हो रही है। और पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स। फीलिंग्स मीन्स एहसासात। फीलिंग्स। अब ये पैथी लफ्ज़ जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब है उसमें फीलिंग से रिलेटेड कोई बात हो रही है। अब इससे रिलेटेड कुछ और लफ्ज़ भी होते हैं जो आपने पढ़े भी होंगे पहले शायद, जैसे कि ये सिंपैथी, एपैथी, एंटीपैथी, और एम्पैथी। अब देखें पैथी का मतलब हो गया फीलिंग्स, टेली मीन्स दूर। तो टेलीपैथी कि जब आप दूर से किसी की फीलिंग्स को महसूस कर लेते हैं। मसलन देखें आपने सुना ही होगा कि फ़र्ज़ करें आपका कोई अजीज़ है, वो सऊदी अरेबिया या दुबई में है और उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो मदर कहती है जी, माँ कहती है कि उसको फ़ोन करो और उससे पता करो कि उसकी तबीयत ठीक तो है। और जब आप उसको कॉल करते हैं तो आपको पता चलता है जी कि बाकी वो किसी ट्रबल में था, वो बीमार था या उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम था जिसका उसकी माँ को पता चल गया। अब देखें ये चीज़ कहाँ से आई, इसी चीज़ को हम टेलीपैथी बोलते हैं। तो ऐसी फीलिंग्स जो आप दूर से महसूस कर सकते हैं वो टेलीपैथी कहलाता है। अब पैथी ये जो लफ्ज़ है इससे रिलेटेड जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं
तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी। उसके बाद है एम्पैथी। एम्पैथी होता है कि जब आप किसी के साथ एक हमदर्दी भी करते हैं और साथ उसके लिए काफ़ी कुछ करते भी हैं, तो उसको हम एम्पैथी बोलते हैं। एपैथी, ए जहाँ पर भी आता है तो ये इसका मतलब होता है नो। ए जहाँ पर भी एज अ प्रीफिक्स आ जाएगा, मीन्स के लफ्ज से पहले लगेगा, तो ये इसका मतलब होता है नो। तो ये बन जाएगा नो फीलिंग्स। उसके बाद एंटी, एंटी जब आता है एज अ प्रीफिक्स के तौर पर, तो ये नेगेटिव बना देता है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको जो है ना ये सारे लफ्ज़ इकट्ठे याद हो जाएंगे। अब देखें, फ़र्ज़ करें कि आप एक बाइक पर जा रहे थे और सामने से आपने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, तो अब आप के अंदर जो है ना उसके साथ हमदर्दी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ आपको उसके साथ सिंपैथी हो रही है। लेकिन हुआ ये कि आपने जो है ना उसके साथ किया कुछ नहीं, बस आपको हमदर्दी हुई और आप वहाँ से गुजर कर चले गए। दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी ये होता है कि आप किसी के लिए काफ़ी कुछ करते भी हैं, तो वो एम्पैथी। बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। सिंपैथी सिर्फ हमदर्दी, एम्पैथी मीन्स हमदर्दी भी होती है और साथ उसके लिए कुछ ख़ास किया भी जाता है। मसलन आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उस बंदे को उठाते हैं और आप 1122 पर कॉल करते हैं और एम्बुलेंस आती है, या फिर आप उसको अपनी गाड़ी में उठाकर और करीबी हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। मीन्स कि आपने उसको अपना टाइम भी दिया और उसके लिए आपने काफ़ी कुछ किया भी। तो उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया जाता है वो एम्पैथी। उसके बाद है जी एपैथी। अपैथी का मतलब तो हो गया फीलिंग्स, और ए का मतलब होता है नो फीलिंग्स। एपैथी का क्या मतलब हो जाएगा? नो फीलिंग्स। नो फीलिंग का कैसे होंगी कि आप बाइक पर जा रहे थे, आपने देखा एक्सीडेंट हो गया, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा, चुप करके आप वहाँ से चले गए, तो आपकी कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, ना तो आपको हमदर्दी हुई, ना आपने कुछ किया उसके लिए, तो आप सिंपल जो है वहाँ से गुजर कर चले गए। तो ये हमारा एपैथी होगा। उसके बाद है जी एंटीपैथी। एंटीपैथी आपको बताया, एंटी जब भी ऐसा प्रीफिक्स आएगा तो इसका मतलब होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव फीलिंग्स, जब आपकी किसी के साथ नेगेटिव फीलिंग्स होंगी तो वो एंटीपैथी कहलाएगा। फिर भी एग्जांपल कि अगर आप बाइक पर जा रहे हैं और आपने देखा एक्सीडेंट हुआ है, तो एक ये कि आप उसके साथ हमदर्दी करें, आप उल्टा कहना शुरू कर देते हैं कि ज़रूर ये कोई ना कोई हरकत कर रहा होगा जिसकी वजह से जो है ना इसके साथ ये हुआ है और इसके साथ ऐसा होना ही चाहिए था। तो ये क्या, आप उसके खिलाफ आपकी नेगेटिव फीलिंग्स है, तो ये कहलाएगा एंटीपैथी। अब इसमें देखें टेलीपैथी, टेली मीन्स दूर और पैथी मीन्स फीलिंग्स। जब आप दूर की फीलिंग्स महसूस कर लेते हैं, तो अभी आप देखें कम्युनिकेशन बाय सेंसरी परसेप्शंस। अब सेंसरी परसेप्शंस कौन सी? जो हमारी 5 सेंसेस हैं, जिसको हम हवा से खमसा बोलते हैं उर्दू में। 5 सेंसेस, देखने की हिस, छूने की हिस, चखने की हिस। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो कह रहे हैं कि इसको हम टेलीपैथी, नहीं जी ये तो नहीं होगा। वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड हार्ट। अब अगर माइंड एंड हार्ट है तो ये भी आपका फिजिकल है, तो ये भी आपकी ऑप्शन नहीं बनेगी। कम्युनिकेशन बाय मींस अदर देन सेंसरी परसेप्शन। हाँ जी देखें, उसमें सेंसरी का कोई नहीं होता, आप सिर्फ दूर की फीलिंग्स होती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा सी ऑप्शन बनेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना एमसीक्यूज, ये है जी एटाइमोलॉजी। अच्छा देखें, ये जो अभी हमने ये पढ़ा है कि टैली का मतलब ये होता है, ये रूट वर्ड है हमारा, टैली से और लफ्ज़ बनते हैं, टेलीग्राम बनता है, टेलीस्कोप बनता है, पैथी से भी और लफ्ज़ बनते हैं। अब ये जो रूट वर्ड्स हैं, जैसे पैथी है, टैली है, ग्राफ या ग्राफी है, और जैसे फिल होता है हमारा, फिल जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब होता है लव। जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट होता है या बिब्लियोफिल होता है। खैर बताने का मकसद ये था कि ये जो रूट वर्ड्स हैं इसकी जो स्टडी होती है कि जी इसका ओरिजिन क्या था, ग्रीक लैंग्वेज से आया है या फिर ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, कहाँ से आया है, इसके ओरिजिन क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर किसी
लफ्ज़ के अंदर ये आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, जिससे आपको आसानी होगी कि 4 ऑप्शन में से आप 2 स्किप कर सकते हैं कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी में से सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा। तो ये जो सारा स्टडी होती है ओरिजिन, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, जिसको हम उर्दू में साबका लाका बोलते हैं, तो प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और इनका ओरिजिन, ये अल्फाज कहाँ से आए हैं, किस लैंग्वेज से आए हैं, तो इस पूरी चीज़ को जो है ये हम बोलते हैं इटाइमोलॉजी। क्या बोलते हैं? इटाइमोलॉजी। तो इटाइमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रूट वर्ड्स और स्टडी ऑफ ओरिजिन्स ऑफ द वर्ड्स, कि जो ये जो वर्ड्स मिलकर बनते हैं ये कहाँ से आए हैं, तो इसकी जो स्टडी होती है उसको हम इटाइमोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली लॉजी जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब होता है स्टडी। तो इटाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो नेक्स्ट अगर आप MCQs देखें तो ये हमारा एटाइमोलॉजी। तो एटाइमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ, या PMS 2016 में आया था। तो अब आपको बताया कि ये 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा वो स्टडी ऑफ वर्ड्स। अब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मेडिसिन या स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, ये हम अपने नेक्स्ट कुछ MCQs आएंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी हम, व्हाट इज़ कोरियोग्राफी। अब ये जो कोरियोग्राफी होती है ये बेसिकली डांस की जो मूवमेंट्स होती हैं उसको हम कोरियोग्राफी बोलते हैं। अब ये भी हमारा रूट वर्ड है, तो ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ये हम बेसिकली जब हम पढ़ते हैं कि ओरिजिन क्या है, कहाँ से है, तो ये हम इटाइमोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब इसमें है जी कि कोरियोग्राफी क्या है, तो कोरियोग्राफी होता है जी आर्ट ऑफ डांसिंग। ये अक्सर यहाँ पर जब ये स्टेज शोज पर डांस वगैरह किए जाते हैं तो वहाँ पर ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, कोरियोग्राफी। नेक्स्ट देखें जी, द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वार्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड। तो ये जो सिल्क वार्म रेशम का कीड़ा होता है, इसकी जो प्रोडक्शन है या इसकी जो ब्रीडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं। अब ये देखें, ये जो 4 अल्टरनेटिव्स हैं, जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा क्या होता है। देखें, माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें आप देखें तो इसकी एटाइमोलॉजी क्या है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। बायो जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब होता है लाइफ, लाइफ। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो लॉजी जहां पर भी आएगा उसका मतलब होगा स्टडी, और माइक्रो का मतलब स्मॉल। तो अगर आप देखें तो इसका मतलब बन गया स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ। तो स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। उसके बाद है जी सेरिकल्चर। यही है सेरिकल्चर, ये जो सिल्क वार्म होता है। तो आपने इसको ऐसे ही याद रखना है कि सेरिकल्चर मीन्स ब्रीडिंग सिल्क वार्म। ये जो रेशम का कीड़ा होता है उसको जो ब्रीडिंग की जाती है उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं। तो जो ऑप्शन आपकी बनेगी वो बी बनेगी। अब देखें बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब है जी कि जो केमिकल्स अकर होते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल्स अकर होते हैं उसकी जो स्टडी है उसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है कि जिसको आप कह सकते हैं बागबानी। बेसिकली जो गार्डनिंग होती है, गार्डन होते हैं, उससे रिलेटेड ये टर्म है हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर जो सिल्क वार्म से रिलेटेड था वो हमारा सेरिकल्चर। नेक्स्ट हमारा है जी अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स इज द साइंस ऑफ, देखें ये होती है अकाउस्टिक्स इज द, आपने इसको याद रखना है इको से। इको क्या होता है, इको गूंजती है, जब दीवारों से हमारे साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो वो गूंजती है। तो इको से आपने अकाउस्टिक याद रखना है, साउंड। तो इसमें लाइट भी नहीं होगा, वेव्स भी नहीं है, कलर्स भी नहीं है। तो अकाउस्टिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। नेक्स्ट ऑप्शन है जी पीडागोगी।
पेडागोगी होता है जी साइंस ऑफ टीचिंग। तो साइंस ऑफ टीचिंग क्या कहलाती है? पेडागोजी। नेक्स्ट देखते हैं जी, साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अब देखें इनमें फ़र्क क्या होता है। साइकोलॉजी होता है कि जी बंदे की साइकी क्या है, कि जी वो सोच क्या रहा है, तो उससे रिलेटेड या उसका बिहेवियर कैसा है। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, बेसिकली आपकी साइकोलॉजी देख रहे होते हैं कि आप एक पार्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, या आपका आंसर क्या होता है, तो वो होता है हमारा साइकोलॉजी। अब साइकेट्री और साइकोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये कि साइकेट्रिस्ट जो होता है और साइकोलॉजिस्ट जो होता है, इन दोनों में फ़र्क होता है। वो ये कि साइकोलॉजिस्ट जो है ये मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब नहीं करता, मीन्स कि उसका नुस्खा वगैरह मेडिसिन नहीं देता जो साइकोलॉजिस्ट होता है। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होता है ये आपको आपकी साइकोलॉजी भी करता है और साथ आपको मेडिसिन वगैरह भी देता है। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि ये डॉक्टर भी होता है जो साइकेट्रिस्ट होता है। तो साइकेट्री में बेसिकली मेडिसिन वगैरह इन्वॉल्व हो जाएंगी। और फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी ये जो हमारा फिजिकली ये जो जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो इसकी जो स्टडी है वो फिजियोलॉजी कहलाता है। और उसके बाद है जी साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस के साथ भी इसका ताल्लुक नहीं है। तो जो मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर होती है कि इंसान कैसे बिहेव करता है वो साइकोलॉजी कहलाता है। और अगर मेडिसिन इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो साइकियाट्री कहलाएगा। और जो बंदा होता है जो इनकी प्रैक्टिस करता है वो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट कहलाता है। तो आप जी की जगह पे इस्ट लगा देंगे, इस्ट, तो यहाँ पर भी ये साइकियाट्रिस्ट बन जाएगा। अब जैसे आपको ईस्ट कहीं पर भी नजर आए, इसका मतलब होता है वन हू। वन हू जैसे डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट क्या होता है? वन हू ट्रीट्स योर टीथ। जो आपका दांतों का डॉक्टर होता है वो डेंटिस्ट कहलाता है। इसी तरह बायोलॉजिस्ट, वन हू स्टडीज बायोलॉजी इज कॉल्ड अ बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारा है जी स्टडी ऑफ मैप्स एंड फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। अब ये आया था PMS 2016 में। तो इसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी होता है स्टडी ऑफ मैप्स। तो क्वेश्चन आ सकता है जी कि स्टडी ऑफ मैप्स को हम क्या कहते हैं? तो ये होता है हमारा कार्टोग्राफी। अब ये कॉस्मोलॉजी क्या है और कॉस्मोग्राफी क्या है? देखें, कॉस्मो बोलते हैं हम यूनिवर्स को, यूनिवर्स, कॉस्मोस। अब देखें यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, यूनिवर्स कैसे बनी। बेसिकली ये जो बिग बैंग थ्योरी है उससे लेकर के जी जिसमें कहा जाता है कि दुनिया जो है बस खुद से बन गई और धमाके हुए बड़े बड़े जिससे ये दुनिया बनी। तो वो जो स्टडी है वो कॉस्मोलॉजी कहलाती है। तो उसका यहाँ पर ताल्लुक नहीं है। तो ये उसने जो पूछा हुआ है वो मैप्स के बारे में पूछा हुआ है। तो स्टडी ऑफ द मैप्स होता है वो कार्टोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखें जी, द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज नोन एज। अब इसमें क्या होता है कि ये जो चारों स्टडीज़ हैं ये क्या होता है? एग्रोनॉमी बेसिकली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि जी पर जो है ना हमने पैदावार क्या लेनी है, पर एकड़ क्या पैदावार होनी चाहिए बेस्ट। तो उसके लिए जो भी चीज़ें की जाती हैं तो वो एग्रोनॉमी में आती है। उसके बाद होता है जी कॉपरोलॉजी। कॉपरोलॉजी क्या होता है? इसको आप देखें, ये जो फीसेस होते हैं, अब फीसेस क्या होते हैं? जिसको आप गोबर कह सकते हैं, इंसान का भी हो सकता है जो फुजला होता है, और इसी तरह जो जानवर रहते हैं उनका जो गोबर होता है उसकी जो स्टडीज़ होती है, जो चीज़ें मीन्स हजम नहीं होती
तो उन पर जो स्टडी की जाती है वो कॉपरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है जी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर होता है जो माहिर नजूम होता है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या होगा? इल्म नजूम। इल्म नजूम क्या होता है जी कि फोरसी करना, फोरकास्ट करना, फोरसी पहले से बता देना, या फिर इसको हम प्रोफेसी भी बोलते हैं, प्रोफेसी। या जो देखिए बेसिकली जो आपके सितारों के बारे में बताता है, जैसे आपके जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं, ज़ोडिएक साइंस। अब ज़ोडिएक साइंस कौन से होते हैं? जैसे ये स्कॉर्पियो होता है, कैंसर होता है कि जी तो आपके साथ ये होगा, ये लोग इस तरह के होते हैं। तो ये जो स्टडी होती है इसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, और ये जो इल्म को अप्लाई करता है वो एस्ट्रोलॉजर कहलाता है। तो नजूमी इल्म नजूम, या फिर आप ड्रामे वगैरह देखते हैं तो उसमें जो भविष्यवाणी बोलते हैं उसको हम, जो स्टार्स का इल्म होता है उसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी होता है माहिर फल्कियात। जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, मीन जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो माहिर फल्कियात होते हैं, कि जैसे चांद, सूरज, इनके बारे में जो स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी, उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? माहिर फल्कियात। ये जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो खला में जाते हैं तो वो यही होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। तो द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, तो बेसिकली ये फिजिकल जो मून है, सन है, इससे रिलेटेड जो है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। देखिए आपको उर्दू में पता होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं माहिर फल्कियात, और एस्ट्रोलॉजर्स क्या होते हैं? जो इल्म नजूम में माहिर होते हैं। कॉपरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फीसेस। अगर आप गूगल पर सर्च करें फीसेस तो आप देखेंगे कि जो सॉलिड गोबर वगैरह होता है या जो इंसानी फुजला होता है तो वो उसकी स्टडी होती है कॉपरोलॉजी। उसके बाद एग्रोनॉमी, ये भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज होलोकास्ट? होलोकास्ट होता है जी कि ये जो दूसरी जंग अजीम थी, मीन्स के वर्ल्ड वार 2, इसमें देखें ये वर्ल्ड वार 2 थी, इसमें जो जर्मन्स थे और इनका जो हेड था एडोल्फ हिटलर, उसने जो यहूदियों की बेरहम किलिंग की थी, मीन्स कि उसने बहुत ज़्यादा यहूदी मारे थे, और उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी दी थी कि मैं ये जो ज्यूज़ हैं इनमें से कुछ को इस वजह से छोड़ रहा हूँ कि जी ये बताने के लायक हों कि मैंने आखिर इन ज्यूज़ को मारा क्यों है, इतना ज़्यादा मैंने इनका कत्लेआम क्यों किया है। तो वहीं से ये टर्म है हॉलोकास्ट, के ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार में ज्यूज़ को किल किया गया था, ज्यूज़ बोलते हैं यहूदियों को। इसके लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है जिसको आप ज़ायोनिस्ट बोलते हैं, ज़ायोनिस्ट या फिर ज्यूज़ या हेब्रियूज़, तो ये सारे सेम वर्ड्स हैं। तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो एडोल्फ हिटलर साहब थे, उन्होंने जो ज्यूज़ की कत्ले आम किया था उसको हम हॉलोकास्ट बोलते हैं। तो ये बनेगा आपके ऑप्शन, किलिंग ऑफ ज्यूज़ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, पीडियाट्रिक्स इज रेलिवेंट टू। अब ये भी हमारा रूट वर्ड है पैडोस। तो पैडोस जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब होता है चाइल्ड। तो जो चाइल्ड होते हैं, जो बर्थ के बाद जो उनके अर्ली प्रॉब्लम्स होती हैं, चाइल्डहुड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं,
तो उसकी जो स्टडी होती है या जो चिल्ड्रन से रिलेटेड होती है उसको हम पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। अब ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती है, जो कि ह्यूमन बेसिकली जो वुमेन होती है उसका जो प्रोडक्टिव पार्ट होता है उससे जो रिलेटेड मसाइल्स होते हैं उसको हम गायनाकोलॉजी बोलते हैं। सॉरी, गायनाकोलॉजी। तो गायनाकोलॉजी क्या होता है कि ये जो बच्चों वगैरह की जो पैदाइश होती है, बर्थ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं औरत में, उसको हम गायनाकोलॉजी बोलते हैं। और वन हु, तो ये बन जाएगा आपका गायनाकोलॉजिस्ट। वन हु ट्रीट्स फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गायनाकोलॉजिस्ट। तो ये बेसिकली डॉक्टर होते हैं, आपने सुना ही होगा कि गायनी वार्ड भी होता है और गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं कि जो बर्थ से रिलेटेड जो भी औरत को प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद है जी बोन्स का जो डॉक्टर होता है उसको हम ऑर्थोपीडिस्ट बोलते हैं। वन हु ट्रीट्स द बोन्स, उसमें जो बोन्स वगैरह टूट जाती हैं, जो हिल जाती हैं, उसका जो डॉक्टर होता है वो ऑर्थोपीडिस्ट कहलाता है। इसी तरह जो आंखों का होता है वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। इसमें OPH आएगा, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। इसी तरह जो जिस्म के अंदरूनी से होते हैं उसका जो इलाज वगैरह करता है वो इंटर्निस्ट कहलाता है। इसी तरह जो स्किन का होता है उसको हम डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो डर्म भी ये आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन, तो डर्माटोलॉजिस्ट। तो आप यहाँ पर देखें, ऑर्थोपीडिस्ट कौन सा होता है, जो बोन्स का डॉक्टर होता है या जो बोन्स वगैरह का जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जो सॉल्व करता है वो ऑर्थोपीडिस्ट कहलाता है। आंखों का जो होता है वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होता है। और इंटर्निस्ट क्या होता है, जो जिस्म के अंदरूनी हिस्से हैं उनका जो डॉक्टर होता है वो इंटर्निस्ट कहलाता है। और डर्माटोलॉजिस्ट कौन होता है, जो हमारे जिल्द से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं स्किन के, तो वो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं। तो पीडियाट्रिक्स जो है ये बेसिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखें जी, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज कॉल्ड। अब देखें ये जो 4 ऑप्शन है इसमें हम देख लेते हैं। जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स तो आप देखें लफ्ज़ से ही पता चल रहा है, जीन से रिलेटेड, जिसको हम मोरूसियत बोलते हैं। मोरूसियत कि जी जो बच्चा होता है वो बाप के जैसा दिखता है, उसमें कुछ जो आदतें होती हैं या कुछ जो उसकी ज़हरे खद्दोखाल होते हैं वो अपने बाप से मिलते जुलते हैं। इस चीज़ को हम, इसकी जो स्टडी होती है जीन्स वगैरह की, तो ये मोरूसियत कहलाती है। तो ये जेनेटिक्स है। अब यहाँ पर उसने पूछा हुआ है स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। तो स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स जो है वो डेक्टाइलोग्राफी कहलाता है। हेमाटोलॉजी क्या होता है सॉरी, हेमाटोलॉजी होता है जी स्टडी ऑफ ब्लड। तो ये जो आपने इसको याद कैसे रखना है हेमाटोलॉजी को, कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है, अब हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है, खून के अंदर। हीमोग्लोबिन तो उसी से ये हेमाटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर कौन से जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं,
अच्छा देखें, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बेसिकली फौज का काम कर रहे होते हैं कि जो भी बीमारी होती है उसके खिलाफ लड़ते हैं। और अगर इनकी ज्यादती हो जाए वाइट ब्लड सेल्स की, तो इसकी जो बीमारी होती है वो ल्यूकेमिया कहलाती है। ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है जी कि ब्लड कैंसर क्या होता है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जब वाइट ब्लड सेल्स मिकदार में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। बेसिकली कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है जी द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। कि अगर आपके सेल्स इस हिसाब से बढ़ना शुरू हो गए कि जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहे तो वो कैंसर बन जाता है। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। तो अब आप देखें ब्लड कैंसर में क्या होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसको हम ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है जी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? ये जो स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ये जो हमारे जिस्म में टिश्यूज़ वगैरह होते हैं इसकी जो स्टडी होती है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी, डेक्टाइलोग्राफी। नेक्स्ट देखें जी, एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अब ये क्या होता है? ये स्टडी है जी नॉलेज की। नॉलेज की जो स्टडी होती है उसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। और जो स्टडी ऑफ रिलीजन्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थियोलॉजी। तो आपको पता ही है लॉजी जब भी आएगा किसी लफ्ज में इसका मतलब होता है स्टडी, और थी जहां पर भी आता है इसका मतलब होता है गॉड। तो स्टडी ऑफ गॉड या स्टडी ऑफ रिलीजन एक ही बात है। अब थी से जैसे आपने लफ्ज सुना होगा थीस्ट, तो थीस्ट आपको मैंने बताया कि ईस्ट जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है वन हु, और थी का मतलब होता है गॉड। तो इसका मतलब ये होगा वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो सोचता है या समझता है कि जी गॉड एग्जिस्ट करता है उसको हम थीस्ट बोलते हैं। और जब आप को मैंने बताया शुरू में कि पैथी जब था तो उससे पहले हमने ए लगाया था, ए का मतलब होता है नो। अगर मैं इसी लफ्ज़ के शुरू में ए लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा एथीस्ट। एथीस्ट क्या होता है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो कि इस चीज़ पर बिलीव करता है कि नो गॉड। देखिए ए का मतलब क्या होता है? नो। वन हु बिलीव्स इन नो गॉड, तो वो एथीस्ट होता है, जिसको हम उर्दू में दहरिया बोलते हैं, जो कि कहता है जी कि ये दुनिया बस खुद ही बन गई। उससे पूछा जाए कि दुनिया कैसे बनी अगर खुदा मौजूद नहीं है, तो वो फिर अजीब सी लॉजिक देगा जी, बिग बैंग थ्योरी और इस तरह की लॉजिक्स, और जी खुद ही बन गई, धमाके हुए और ये दुनिया वजूद में आ गई। तो अथीस्ट क्या होता है जी? हमारा वो दहरिया होता है। तो इससे देखें स्टडी थियोलॉजी बन जाएगा स्टडी ऑफ गॉड, थीस्ट बन जाएगा वन हु बिलीव्स इन गॉड, अथीस्ट बन जाएगा वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको हम दहरिया बोलते हैं। इसी तरह और लफ्ज़ बन सकते हैं, थीइज्म बन सकता है, पैंथियन बन सकता है। तो वो भी हमारे रूट वर्ड्स हैं जिससे मिलकर और लफ्ज़ बनेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा सुआई जेनरिस। सुआई जेनरिस क्या होता है जी? यूनिक। सुआई जेनरिस का मतलब है यूनिक, मुनफरिद। तो सुई गैस से रिलेशन नहीं है इसका, जेनरस सखी होता है और ये कॉमन होता है। तो सुआई जेनरिस क्या होता है? यूनिक। अब यहाँ पर फिक्रा दिया गया जी, अमंग हिस्ट्रीज ग्रेट लियोनार्डो डा विंची इज ऑफन कंसिडर्ड sui generis, a man of such stupendous genius that the world may never see his like again। देखें जी लियोनार्डो डा विंची कौन था? देखें ये बेसिकली एक वर्सटाइल बंदा था, पेंटर भी था और बहुत ज़्यादा मीन्स कि ये एक जीनियस इंसान था।
इसने मैथ पे भी रियाजी दान भी था, माहिर फल्कियात भी था, और इस गर्ज आप ये कह सकते हैं कि ये एक होल पैकेज था, कंप्लीट पैकेज, जिसको हर चीज़ के अंदर जुस्तजू करने की कोशिश करता था लियोनार्डो डा विंची। और ये वही बंदा है जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। मोनालिसा आपने सुना ही होगा। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो कहाँ पर मौजूद है? फ्रांस, फ्रांस के म्यूजियम में मौजूद है मोनालिसा। और मोनालिसा की जो पिक्चर है वो किसने बनाई थी? लियोनार्डो डा विंची साहब ने बनाई थी। तो इसका स्वाई जनरस का क्या मतलब होता है? यूनिक। देखें अब यहाँ पर भी जो फिक्रा दिया हुआ है, इसका कहने का मकसद यही है कि हिस्ट्री के अंदर लियोनार्डो डा विंची जो था, इस जैसा शानदार या वंडरफुल हैरान कुन जीनियस शायद ही कभी पैदा हो। तो ये बात कही गई है इसमें। नेक्स्ट है जी डिफेक्टो। डिफेक्टो का मतलब होता है एक्चुअल, एज अ फैक्ट। तो डिफेक्टिव भी नहीं है, डेफिशिएंट कमी होती है। डिफेक्टिव मीन्स के जिसके अंदर कोई खराबी हो वो डिफेक्टिव होता है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके अंदर कोई खराबी हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे कि ये डिफेक्टिव पीस है। तो डिफेक्टो का मतलब होता है एक्चुअल, एज अ फैक्ट। तो विद द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने बाप की मौत के साथ, ही बिकेम द डिफेक्टो हेड ऑफ द फैमिली, कि वो खानदान का सरबराह बन गया। तो डिफेक्टो का मतलब होगा दर हकीकत, हकीकत में, एज अ फैक्ट। नेक्स्ट देखें जी पीडियाट्रिक्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है। तो केयर ऑफ जो चिल्ड्रन होते हैं, कि बच्चों के जो चाइल्डहुड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका जो डॉक्टर होता है या जो उसका इलाज वगैरह करता है, केयर करता है, उसको हम पीडियाट्रिक्स या पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, केयर ऑफ ओल्ड पीपल, केयर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, ये तो आपको मैंने बताया, ये ऑर्थोपीडिस्ट होता है। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, इससे रिलेटेड हमारी दो टर्म्स है। एक ऑब्स्टेट्रिशियन होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन, या फिर गायनाकोलॉजिस्ट। देखिए ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है? जिसको आप मिडवाइफ बोलते हैं, ठीक है। मीन्स के जो हेल्प वगैरह करती है बच्चे की पैदाइश के दौरान और उसके पैदा होने के बाद, वो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है। और गायनाकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो कि बच्चों से रिलेटेड या फीमेल के जो प्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी मसाइल होते हैं, उनको कौन हैंडल करता है? गायनाकोलॉजिस्ट करता है। तो यहाँ पर पीडियाट्रिक्स जो है वो केयर ऑफ चिल्ड्रन, और इसका बोन्स और जॉइंट्स का जो होता है वो ऑर्थोपीडिस्ट होता है, ऑर्थोपीडिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। देखिए मीटर जहाँ पर भी आएगा ये बेसिकली निकला है मेट्रॉन से। मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, पैमाइश करना, मेजरमेंट करना। तो हाइड्रोमीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, इसके लिए यूज होता है। देखिए आपने हाइड्रो का मतलब वाटर ही होता है, तो आप वाटर से इसको याद रख लें कि जिस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो फाइंड करता है वो हाइड्रोमीटर होता है। नेक्स्ट देखें जी क्रोनोमीटर। अब ये जो क्रोनो लफ्ज है, ये जहां पर भी आएगा इसका मतलब है टाइम से रिलेटेड कोई बात हो रही है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम। अब इससे रिलेटेड कुछ और लफ्ज हो सकते हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है,
अभी आपको बताते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद लफ्ज़ होता है जी हमारा सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस होता है। तो अभी हम देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। ये बेसिकली होता है जो इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री के, उनको डेट के हिसाब से जब हम तरतीब दे देते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। मसलन देखें जी, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं कि जी पहले ये हुआ 1885 के अंदर, ये हुआ, उसके बाद तकसीम बंगाल हुई, तकसीम बंगाल के बाद जी मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत को ख़त्म कर दिया तुर्की में। उसके बाद कायद आज़म साहब ने जो है 1929 के अंदर 14 नुकात दिए। उसके बाद 1942 में ये हुआ, 45 में ये चीज़ हुई, 47 में जी पाकिस्तान बना। और इस तरह जो हम ये इवेंट्स हैं हिस्ट्री के, इनका जो ऑर्डर है कि जी पहले ये चीज़ हुई, फिर ये जो अब तरतीब है, इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। फर्ज करें कि कोई इवेंट्स हैं आपके पास और आपको कहा जाता है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको तरतीब दें, तो वो क्या होगा कि आपने उनको डेट के हिसाब से कि जी जो चीज़ पहले अकर हुई उसको आपने पहले लिखना है, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। तो क्रोनो का मतलब होता है टाइम। देखिए टाइम के हिसाब से आपने उसको तरतीब दी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस, यहाँ पर भी क्रोनो का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब है टाइम। तो सिंक्रोनस क्या होता है, अकरिंग एट द सेम टाइम। अगर कोई भी इवेंट्स है या कोई भी चीज़ है जो कि अकरिंग एट द सेम टाइम हो रही है, उसको हम सिंक्रोनस बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी ये टर्म्स यूज़ होती हैं, सिंक्रोनस टास्क होते हैं और एसिंक्रोनस होते हैं। अब अगर मैं ए लगा देता हूँ तो आपको पता ही है, ए जब भी एज अ प्रीफिक्स आता है तो इसका मतलब होता है नो। तो ये बन जाएगा एसिंक्रोनस नॉट अकरिंग एट द सेम टाइम, सिंक्रोनस अकरिंग एट द सेम टाइम और एसिंक्रोनस नॉट अकरिंग एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर जो क्रोनोमीटर है वो इसलिए यूज़ होता है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है टाइम के लिए, क्योंकि क्रोनो का मतलब टाइम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी हम फिलेटली। फिलेटली क्या होता है, ये होता है जी स्टैम्प कलेक्शन। ये जो स्टैम्प्स लगती हैं जब आप कोई चीज़ रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं या कोई डाक भेजते हैं तो उस पर स्टैम्प्स लगती हैं, उसकी जो कलेक्शन होती है उसको हम फिलेटली बोलते हैं। तो फिलेटली किससे रिलेटेड है, स्टैम्प कलेक्शन से। साइंस ऑफ ड्रग्स भी नहीं है, द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड भी नहीं है, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर भी नहीं है। तो ये स्टैम्प कलेक्शन। नेक्स्ट देखें जी एनीमोमीटर। आपको बताया मीटर जब भी आएगा इसका मतलब है मेजरमेंट से रिलेटेड कोई बात हो रही है। अब एनिमोज ये हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है विंड। तो मेजरिंग द विंड। तो अब आप अगर यहाँ पर देखें तो विंड स्पीड, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो एनीमोमीटर कहलाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं, एमीटर। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं आप। अब आप देखें तो थर्मा का क्या मतलब होता है, थर्म का मतलब होता है हीट, हीट मीन्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो थर्मामीटर कहलाता है। एयर प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम बैरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अनीमो का मतलब होता है विंड, तो विंड स्पीड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो अनीमोमीटर। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर और एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर यूज होता है। नेक्स्ट देखें जी ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स की जो स्टडी होती है वो ऑर्निथोलॉजी।
लॉजी जहां भी आएगा इसका मतलब स्टडी, तो ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। इंसेक्ट्स भी नहीं है, सी एनिमल्स भी नहीं है, सी प्लांट्स भी नहीं है, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद है जी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज नोन एज, देखें इकोलॉजी क्या होता है, ये जो हमारा इकोसिस्टम होता है, ये नेक्स्ट हमारा आएगा एमसीक्यू, तो उसमें हम देखेंगे। न्यूमिस्मेटिक्स होता है जो स्टडी ऑफ कॉइन्स होती है, या जो कॉइन्स वगैरह सिक्के जो करेंसी होती है उसको इकट्ठा करना, और उसकी स्टडी जो है वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। सिस्मोलॉजी क्या होता है, ये होता है जी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। लॉजी मीन स्टडी और सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। तो आपसे पूछा जा सकता है जी कि जो रेक्टर स्केल होता है, रेक्टर स्केल, या आपने सुना होगा कि जो ज़लज़ले आते हैं उसकी जो शिद्दत है वो 7.9 थी या 8 पॉइंट कुछ थी, तो वो क्या होता है रेक्टर स्केल, और उसको मेजर किया जाता है। और जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज होता है उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। अब इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी ये देखें, ये ग्रीक सिस्मोस मीनिंग अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक से रिलेटेड जो है वो सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट देखें जी इकोलॉजी आ गया। इकोलॉजी डील्स विद बर्ड सेल फॉर्मेशन, रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। हाँ जी, ये जो इन्वायरमेंट होता है, जानवरों का जो इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक होता है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। अब आपको पता ही है बर्ड्स, अभी हमने पहले देखा, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, और टिश्यू से रिलेटेड जो होता है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो ये आपने याद रखना है, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है जी वन हु इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद मैनी सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, देखिए इंटेलेक्चुअल दानिश्वर होता है, वुल्नरेबल ये तो खतरनाक होता है या नुकसानदेह, तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, हम इसको इग्नोर ही कर सकते हैं। वर्सटाइल ऐसा बंदा होता है जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो है काफ़ी, फ़र्ज़ करें एक बंदा है वो खेलने के अंदर भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, गाता भी बहुत अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे ये बंदा कैसा है, वर्सटाइल बंदा है। जैसे आप कह सकते हैं कि आमिर खान जो है, इसकी जो मूवीज़ हैं ये इतनी अच्छी होती हैं, तो आमिर खान खुद कैसा कैरेक्टर है, वर्सटाइल कैरेक्टर है, मुश्किल से मुश्किल कैरेक्टर और आसान से आसान, मीन्स कि हर किस्म का कैरेक्टर बड़े अच्छे अंदाज से कह सकता है, तो वो वर्सटाइल होता है। जैसे कंप्यूटर है, 3-4 चीज़ें इकट्ठे कर लेता है, जैसे अब देखें मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, साथ ये पावर पॉइंट भी खुला हुआ है, उसके बाद मैं कोई सॉन्ग वगैरह भी साथ सुन सकता हूँ, कोई वीडियो भी देख सकता हूँ, तो ये 4-5 चीज़ें, 6-7 जो भी चीज़ें हैं, मीन्स के एक टाइम में एक से ज़्यादा चीज़ों को जो हैंडल किया जाता है वो वर्सटाइल कहलाता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी, वर्सटाइल। नेक्स्ट है जी ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है, इज द स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर की जो स्टडी होती है उसको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल होता है पैलेंटोलॉजी हम बोलते हैं उसको। इसी तरह स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी ये बेसिकली जो कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड्स वगैरह सेव होते हैं या डाटा को सिक्योर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको हम क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। तो क्रिप्टोलॉजी किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ कोड्स। कोड्स की जो स्टडी होती है वो क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। देखिए फिंगरप्रिंट से रिलेटेड ये हमने पहले पढ़ा है, डायलेक्टोलॉजी। बेसिकली यहाँ पे वाई था, डायलेक्टोलॉजी। देखिए क्राइम्स में क्या होता है, क्राइम्स की जो स्टडी होती है जिसमें क्राइम्स वगैरह को, कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्राइम्स वगैरह को
सुराग लगाया जाता है, उसको हम फोरेंसिक बोलते हैं। देखिए अब अगर आ जाता है जी फोरेंसिक लैब। फोरेंसिक लैब ऐसी लैब होती है जिसमें ये जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी उनकी खोज लगाने के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटराइज्ड, तो उसको हम फोरेंसिक बोलते हैं। फोरेंसिक कंप्यूटिंग एक अलग फील्ड है और इसकी जॉब्स भी होती हैं फोरेंसिक की। तो ये बेसिकली क्राइम जो कि कंप्यूटर के थ्रू जन्म लेते हैं उसको हम फोरेंसिक बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक क्रिप्टोस। क्रिप्टोस का क्या मतलब होता है? हिडन या सीक्रेट। तो ये बेसिकली कोड से रिलेटेड बात होगी। तो क्रिप्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कोड्स। नेक्स्ट है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हमने पहले देखा था, तो ये होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्लास्ट्रोफोबिया। अब ये जो फोबिया लफ्ज होता है इसका मतलब होता है फियर। तो फोबिया जहां पर भी आएगा इसका मतलब है फियर। अब क्लास्ट्रो आप इसको याद रख सकते हैं क्लोज चीज़ों से। ऐसा बंदा जिसको क्लोज चीज़ों से डर लगता है वो क्लास्ट्रोफोबिया कहलाता है। अब क्लोज जैसे आप एलिवेटर या जिसको हम लिफ्ट बोलते हैं, लिफ्ट से जिसको डर लगता हो, मीन्स के जो क्लोज स्पेसेस हैं या बंद जगह हैं उनसे, जिसको बंद कमरे से या बंद जगहों से जिसको डर लगता है वो क्लास्ट्रोफोबिया होता है। इसी का उलट होता है एगोराफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया का उलट क्या होता है? एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है जी? कि जिसको खुली जगहों से डर लगता है वो एगोराफोबिया होता है। जैसे बंदा है कि उसको डर लगता है किसी क्राउड वगैरह में जाने से, हजूम में वो नहीं जाता, उसको डर लगता है, तो ये एगोराफोबिया। या ये जो बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनमें जाने से उसको डर लगता है, मीन्स ये क्राउडेड प्लेसेस पर जाने से जिसको डर लगता है वो एगोराफोबिया। इसी तरह देखें एक्रोफोबिया होता है जी कि जिसको हाइट्स से डर लगता है। एक्रोफोबिया मीन्स कि ऊंची जगह पर जाकर उसको डर लगता है, वो एक्रोफोबिया होता है। इसी तरह एरोफोबिया भी होता है। देखें एरोप्लेन या एरोप्लेन किससे रिलेटेड है? उड़ने से। तो एरोफोबिया क्या होगा? ऐसा बंदा जिसको हवाई जहाज से या उड़ने से डर लगता है वो एरोफोबिया होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? क्लास्ट्रोफोबिया। अब देखें सोसाइटी नहीं है, हाइट भी नहीं है। हाइट के लिए आपको बता दिए क्या होता है? एक्रोफोबिया। जिसको हाइट से डर लगता है वो एक्रोफोबिया होता है। डेथ के लिए नीरोफोबिया होता है। तो कन्फाइंड स्पेसेस, तंग जगह जो होती हैं उनका जो फोबिया होता है या उनका जो डर होता है वो क्लास्ट्रोफोबिया कहलाता है। कन्फाइंड स्पेसेस। तो फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस मीन्स के बंद जगह, इसका जो डर होता है वो क्लास्ट्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट देखें जी सर्वाइल इज द अपोजिट ऑफ। देखिए सर्वाइल को आपने याद रखना है सर्वेंट लाइक। सर्वाइल का क्या मतलब है? सर्वेंट लाइक, खादमों की तरह, नौकरों की तरह, सर्वेंट लाइक। अब देखें सर्वेंट लाइक इससे फिक्रा बना सकते हैं। ही बोर्ड हिज हेड इन अ सर्वाइल मैनर, कि जी उसने जो अपना सर कैसे झुकाया जैसा कि नौकर हो, नौकरों की तरह उसने, मीन्स के बड़े मुअद्दब तरीके से उसने अपना सर झुकाया। तो इसका अगर आप देखें फ्यूटाइल, इसका मतलब होता है बेकार। मसलन आप कह सकते हैं कि उसने जो मेहनत की वो बेसूद था या उसका कोई नतीजा नहीं निकला, वो नाकाम था, तो उसको हम फ्यूटाइल, बेकार, बेसूद, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले वो फ्यूटाइल होता है। हाटी, हाटी बोलते हैं एरोगेंट को, मगरूर को।
तो हार्टी एरोगेंट, तो इसका सर्वाइल का उलट हार्टी। फाउल, फाउल होता है कि जी बुरा, आप कह सकते हैं डू नॉट प्ले फाउल गेम्स, कि जी अजीब गेम मत खेलो या बुरी गेम्स मत खेलें। नेक्स्ट है जी अकोमोलेट। अकोमोलेट का मतलब होता है जी इकट्ठा करना, कलेक्ट। तो अकोमोलेट का मतलब होता है जी कलेक्ट, तो इसके जो ऑप्शन बनेगा वो सी। नेक्स्ट है जी FIR। FIR स्टैंड्स फॉर, FIR से क्या बनता है, ये जो हम FIR कटवाते हैं तो वो होता है हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए। नेक्स्ट है जी हमारा नेक्रोफोबिया। आपको बताया फोबिया जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब होता है फियर, तो फियर ऑफ डेथ, डेथ की जो फियर होता है वो नेक्रोफोबिया कहलाता है, तो इसके जो ऑप्शन आएगी वो बी। नेक्स्ट देखें जी व्हाट इज कार्टोग्राफी। तो ये पहले भी आ चुका है, कार्टोग्राफी होता है कि ये जो मैप से रिलेटेड होता है, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स, तो इसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। देखिए आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ये पॉटरी कहलाता है, बर्तन वगैरह बनाना वो। नेक्स्ट है जी हमारा व्हाट इज बूट लैगिंग। बूट लैगिंग क्या होता है, ये बेसिकली एक टर्म है जो कि यूज होती है जिसको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ स्मगलिंग, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ए ऑप्शन। फॉर्म ऑफ ड्रग भी नहीं है, फॉर्म ऑफ इंडियन रिलीजन भी नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, व्हाट इज बूट लैगिंग। हाँ जी देखें यहाँ तक ये कुछ MCQ से मैंने कवर किए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं जिसके अंदर आप कुछ सीख सकें तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़।